हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज शो में। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। पहली न्यूज है हमारी, लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो लखनऊ में हमारा बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। अगली महत्वपूर्ण खबर है हमारी, सुजुकी के पूर्व सीईओ ओसामू सुजुकी का हुआ निधन। हमने कहा जो सुजुकी के पूर्व सीईओ थे ओसामू सुजुकी, उनका जो है निधन हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण खबर है हमारी, महाराष्ट्र सरकार ने गाय को घोषित किया गौ माता राज्य माता। तो महाराष्ट्र सरकार ने हमने कहा गाय को जो है राज्य माता घोषित किया है। अगली न्यूज है, प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। तो महामृत्युंजय यंत्र हमने कहा कहां पर स्थापित किया जाएगा, प्रयागराज के अंदर। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अगला न्यूज है, उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ किया देश की पहली वाइन नीति। तो देश की पहली वाइन नीति कहां पर शुरू किया गया है, उत्तराखंड सरकार ने इसका आगाज किया है। ठीक है, अगला है, चीन ने लॉन्च किया पहले एम्फीबियस वारशिप असॉल्ट जहाज। तो विश्व का सबसे बड़ा हमने कहा एम्फीबियस वारशिप असॉल्ट जहाज के द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारा, अरुणीश चावला बने नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो नए राजस्व सचिव कौन बन गए हैं, आर्थिक सलाहकार के रूप में हमने कहा नए राजस्व सचिव बन गए हैं आपके अरुणीश चावला। ठीक है, अरुणीश चावला। ठीक है, अगला है, अमिताभ चटर्जी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए। प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी सूरत नौसेना में शामिल। तो सूरत में हमने कहा नौसेना में जो है शामिल किसको किया गया है, पहले स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी को। चलिए देखते हैं संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस सरकार ने गाय को गौ माता राज्य माता घोषित किया है। तो हमने कहा गाय को जो है राज्य माता के रूप में किसने मान्यता दी है, तो किस सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, असम सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने या कर्नाटक सरकार ने। तो हमने कहा गाय को जो है राज्य माता के रूप में किसने घोषित किया है, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न है, विकसित पंचायत कर्मयोगी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो हमने कहा विकसित पंचायत कर्मयोगी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो हमने कहा विकसित पंचायत कर्मयोगी है, इसका हमने कहा जो आगाज किया गया है, ये देखिए जो हमारी पंचायतें हैं या हमने कहा पंचायती संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए। तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने कहा और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो है पंचायत कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो शासन गांव की ओर या हमने कहा प्रशासन गांव की ओर, उसी अभियान का एक हिस्सा है ये आपका पंचायत कर्मयोगी अभियान। ठीक है, तो ये पंचायत कर्मयोगी अभियान की शुरुआत जो की गई है किसके द्वारा की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा या मैंने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसकी शुरुआत पंचायत कर्मयोगी की शुरुआत जो की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमने कहा पंचायत कर्मयोगी की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य क्या है, पंचायतों को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहां बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा देश का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, कन्वेंशन सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सभागार जहां पर हमने कहा बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सके। तो एक ऐसा सभागार होता है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं और हमने कहा किसी हित के बारे में बात होती है वहां पर। ठीक है, तो ये हमने कहा अभी हाल ही में जो है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहां बनाया गया है, ये लखनऊ के अंदर बनाया गया है। ठीक है, लगभग हमने कहा इसकी क्षमता जो है 10,000 लोगों की क्षमता है। ठीक है, 10,000 लोग यहाँ पर हमने कहा इकट्ठा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और हमने कहा किसी हित के बारे में बात कर सकते हैं, किसी समझौते के बारे में या हमने कहा किसी भी हित के बारे में बात किया जाएगा। कहां पर, हमने कहा लखनऊ के अंदर। और ये हमने कहा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है बनाया गया है 10,000 क्षमता वाला, 10,000 लोगों की क्षमता वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां स्थापित किया गया है। तो जो महामृत्युंजय यंत्र हमने कहा अपनी तरह का एक पौराणिक हमने कहा क्या है, ये यंत्र है और हमने कहा इसे जो है स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है प्रयागराज के अंदर। कहां पे, प्रयागराज के अंदर।
तो देश का सबसे बड़ा हमने कहा महामृत्युंजय जो यंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज के अंदर। इसका उद्देश्य क्या हमने कहा? पौराणिक कथाओं से हमने कहा जो शिक्षाएं लेकर और योग को, औषधियों को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिससे हमने कहा उसके ढांचागत विकास में जो है ये योगदान दे सके, ठीक है। तो महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है आपका प्रयागराज में। तो कुंभ के अंदर हमने कहा इसको स्थापित किया गया है ताकि हमने कहा कुंभ का आकर्षण और बना रहे। तो ये एक स्मारक के रूप में इसको स्थापित किया गया है महामृत्युंजय यंत्र, ठीक है। आपने सुना होगा महामृत्युंजय जाप होता है, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा महामृत्युंजय यंत्र। प्रयागराज के अंदर इसको स्थापित किया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है एम्फीबियस वारशिप असॉल्ट जहाज किसने लॉन्च किया है? हमने कहा विश्व का जो सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट जहाज जो है लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो एक हमने कहा लड़ाकू जहाज है, ठीक है। तो चाइना के अंदर एक लड़ाकू जहाज है, इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? चीन के अंदर। तो विश्व का सबसे बड़ा हमने कहा लड़ाकू जहाज जो हमने कहा चाइना के नेवी में शामिल किया गया है वो कौन सा है? हमने कहा एम्फीबियस वारशिप असॉल्ट जहाज, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ये जहाज है जो लड़ाकू जहाज है, चाइना के नेवी ने इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारा है हाल ही में सुजुकी के पूर्व सीईओ रह चुके किनका निधन हो गया है? तो हमने कहा जो सुजुकी के पूर्व सीईओ थे उनका जो हमने कहा निधन हो चुका है। जो आपकी मारुति की कंपनी है जिसको जैसे आप देखेंगे हमने कहा इसका निर्माण भारत में बहुत ज्यादा किया जा रहा था, क्योंकि पहले क्या थी कि बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ अपना जो प्लांट नहीं लगाती थी, ठीक है। पहली बार हमने कहा सुजुकी कंपनी ने हमारे यहाँ प्लांट लगाया और हमने कहा आप देखते होंगे कि जो मारुति 800 कौन सी ये जो मारुति 800 मॉडल थी इसके द्वारा जो है पूरी क्रांति ला दी गई थी। किसके द्वारा? इस कंपनी के द्वारा भारत के अंदर। और हमने कहा बहुत ज्यादा निर्माण इसका किया जाता था उस समय मारुति 800 का, ठीक है। तो इसके जो हमने कहा 40 साल सीईओ रहे इस पद पर 40 साल रहे कौन? मैंने कहा सुजुकी के जो सीईओ थे तो इनका क्या नाम है? जोकी आइनू, बिंता सुजुकी, ओसामू सुजुकी या मैंने कहा मत्सा ओसाका। तो ये जो थे हमने कहा ओसामू सुजुकी, इनका नाम था ओसामू सुजुकी, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ और एमडी किसको नियुक्त किया गया है? रमेश दुग्गल को, अमिताभ चटर्जी को, विनीत मित्तल को या अवनीश चावला को? तो मैंने कहा जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं वो अवनीश चावला, ठीक है। इनको जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया, सीईओ और एमडी दोनों। अगला है प्रोजेक्ट 17 का पहला स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया? तो मैंने कहा जो प्रोजेक्ट 17 है इसका जो पहला स्टील्थ फ्रिगेट उसका क्या नाम है? नीलगिरी। और नीलगिरी को हमने कहा इसका अनावरण कहाँ किया गया? ये अनावरण इसका किया गया हमने कहा सूरत के अंदर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया कहां पे? सूरत के अंदर, ठीक है। अगला है देश की पहली वाइन नीति किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो देश की पहली वाइन नीति किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? असम सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा या मैंने कहा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा या पश्चिमी बंगाल के द्वारा? तो जो देश की पहली वाइन नीति है किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया इसको? तो उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ हमने कहा देश की पहली वाइन नीति लागू की है, ठीक है। अगला है हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? किसको हमने कहा नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक सलाह के रूप में नया जो है राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? मुकेश मल्होत्रा को, सुरेश कलमाड़ी को या विनीत मित्तल को या मैंने कहा अवनीश चावला को? तो जो राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है ये किसको नियुक्त किया गया है? तो अवनीश चावला को, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक। तो इतने सारे प्रश्न थे हमने कहा आज के करंट अफेयर के। तो आइए देखते हैं टर्म ऑफ द डे। तो जो टर्म ऑफ द डे है आज का वो हमने कहा विश्व में घास के मैदान। तो विश्व में जो घास के मैदान होते हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पर। तो देखिएगा ये जो विश्व में घास के मैदान होते हैं विश्व के
घास के मैदान, ठीक है। देखिए हमने कहा विश्व में जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े पौधे नहीं उगते या हमने कहा बड़ी बड़ी वनस्पतियां नहीं उगती, उन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। हमने कहा वहां ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती जिससे हमने कहा बड़े बड़े पौधों का विकास हो सके उन क्षेत्रों में। जैसे आप देखोगे तो जो हमारे भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है या हमने कहा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर काफी बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं ना, या हमने कहा जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहां पर हमने कहा वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन हमने कहा कुछ हमारे पृथ्वी पर कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पर हमने कहा अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती जिससे हमने कहा वृक्ष वृक्ष जो वहां पर उग पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो विश्व में बहुत सारे घास के मैदान आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो ये जो घास के मैदान होते हैं ये कहाँ दिखाई देते हैं आपको, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये क्या मैंने भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ये जो है कर्क रेखा है, और बाकी ये मैंने कहा मकर रेखा है, ठीक है। तो जो घास के मैदान आपको दिखाई देंगे तो दो तरह के घास के मैदान होते हैं। एक आपका होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं पृथ्वी के किन क्षेत्रों में हमको जो है दिखाई देते हैं। तो आप देखोगे, देखिए ये जो आपका हमने कहा 10 डिग्री से लेकर, ठीक, 10 डिग्री से लेकर और जो है 25 डिग्री तक, 25 डिग्री तक ये जो क्षेत्र होता है, चाहे मैंने कहा भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में, चाहे भूमध्य रेखा के मैंने कहा दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मैंने कहा यहां से 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक ये जो क्षेत्र होता है, यहां पर कैसे घास के मैदान दिखाई देते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको दिखाई देंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको जो है इन्हीं क्षेत्रों में, ये जो मैंने कहा आछांसिक क्षेत्र है आपका कौन सा, 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, और मैंने कहा 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री। तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में और 10 डिग्री से लेकर हमने कहा 25 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में ये घास के मैदान आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देंगे। पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर हमने कहा घास के मैदान दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वृक्षों को पनपने के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े वृक्षों को पनपने के लिए हमने कहा अनुकूल परिस्थितियां कहाँ होती हैं, ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष कहाँ दिखाई देते हैं आपको, वो दिखाई देते हैं आपको विषुवत रेखा के क्षेत्र में, ठीक है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में। तो उसके बाद हमने कहा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये आपको दिखाई देते हैं 30 डिग्री से लेकर, ठीक है, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, और यहां पर भी हमने कहा 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में, उसी तरह से मैंने कहा 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक दक्षिणी क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में कौन से घास दिखाई देंगे आपको, यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कहा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, अगर इसको हम देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये आपका जो है
विषुवत रेखा है, ये भूमध्य रेखा या मैंने कहा ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। तो इन क्षेत्रों में हमने कहा इसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी मैदान आपको दिखाई देंगे वो कैसे होंगे, इसको सवाना प्रकार का कहा जाता है, सवाना घास कहा जाता है, या मैंने कहा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप जो निचले क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं कैसे घास के मैदान है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी मैंने कहा ये जो ऊपरी क्षेत्र है आपका, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत, हमने कहा ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र आता है, यहाँ पर कैसे घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर हमने कहा शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। बाकी इन क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो हमने कहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ कैसे घास के मैदान होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान। बाकी भूमध्य रेखा के ऊपर दक्षिणी क्षेत्र में भूमध्य रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में कैसे घास के मैदान होंगे, तो मैंने कहा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। लेकिन याद रखिएगा पूरी तरह से भूमध्य रेखा पर हमने कहा घास के मैदान नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े वृक्ष उगते हैं, ऐसे अनुकूल परिस्थितियां वहां पर होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका देखिए ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको कहा जाता है प्रेरीज। ठीक है, ये प्रेरीज घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। और ये प्रेरीज घास का जो मैदान है, यहाँ पर हमने कहा ये गेहूं के लिए, हमने कहा गेहूं के लिए जो है उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। तो गेहूं का जो हमने कहा सर्वाधिक उत्पादन होता है किन क्षेत्र में, प्रेरीज क्षेत्र में। या आप यहाँ देख पा रहे होंगे पुष्टाज, तो ये प्रेरीज कैसा मैदान, हमने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये आपका जो हमने कहा पुष्टाज है, हंगरी के अंदर जो पुष्टाज है, ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ पर भी हमने कहा गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। बाकी ये वाला जो क्षेत्र है स्टेपिज कहा जाता है इसको, ये हमने कहा यूरेशिया का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यूरेशिया का क्षेत्र। और मैंने कहा ये स्टेपिज जो है, यहाँ पर हमने कहा गेहूं उत्पादन का जो है प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और उसके अंदर पूरा क्षेत्र फैला हुआ है जिसको कहा जाता है यूरेशिया का क्षेत्र। ठीक है, बाकी हमने कहा जो मंचूरिया का ग्रासलैंड है, ये वाला क्षेत्र, इसको मंचूरिया का घास का मैदान कहा जाता है या मंचूरिया ग्रासलैंड कहा जाता है। ये भी हमने कहा गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो जो हमने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उत्तरी क्षेत्रों में, खासकर वहां हमने कहा गेहूं का उत्पादन ज्यादातर होता है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में भी शीतोष्ण घास के मैदान है, लेकिन हमने कहा गेहूं का उत्पादन उतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमने कहा गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक, इन क्षेत्रों में। तो ये हमारा हमने कहा ग्रासलैंड कौन सा, मंचूरिया ग्रासलैंड, ये जो आपका रूस के अंदर है। बाकी स्टेपीज ये पूरा फैला हुआ है यूरेशिया के अंदर और रूस के अंदर। बाकी पुष्टाज जो है आपका घास का मैदान हंगरी के अंदर। और ये जो है प्रेरीज जो घास का मैदान है, ये कहाँ पर है, ये हमने कहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, बाकी आप देखोगे उसी तरह से जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिणी क्षेत्रों में, ये पंपास है, इसको क्या कहा जाता है, पंपास में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन हमने कहा प्रेरीज की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो ये पंपास है। और पंपास जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पे, हमने कहा ये है आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। ठीक, तो ये हमने कहा अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना। प्रमुख रूप से अर्जेंटीना में है, लेकिन हमने कहा इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे हमने कहा चिली, वहां पर भी इसका विस्तार है। बाकी जो है उरुग्वे, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। तो उरुग्वे, पराग्वे, चिली, इन सारे क्षेत्रों में आपकी किस घास के मैदान का विस्तार है, पंपास का। और पंपास कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे बेल्ट, ये बेल्ट है जो हमने कहा दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर कैसा घास का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कैसा घास का मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है बेल्ट। ठीक, उसके बाद आप यहां देख पा रहे होंगे जो आपका ये डाउन्स है, डाउन्स जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, जब भी आप नीचे देखेंगे तो निचले क्षेत्रों में हमने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ही पाए जाते हैं।
तो ये डाउन्स है, और डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि डाउन्स कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। बेल्ट कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। उसके बाद मैंने कहा पंपास कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। स्टेपीज कैसा है? शीतोष्ण है। मंचूरिया ग्रासलैंड कैसा है? शीतोष्ण है। पुस्टाज जो है शीतोष्ण है। बाकी मैंने कहा प्रेरीज कैसा है? शीतोष्ण है। बाकी जो हमारा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जैसे आप यहाँ देखेंगे लानोज, इसको क्या कहा जाता है? लानोज, जो प्रमुख रूप से वेनेजुएला के अंदर जाना जाता है, वेनेजुएला। ठीक है, तो लानोस जो आपका कैसा है? सवाना वन कहा जाता है इसको, या मैंने कहा उष्णकटिबंधीय बने, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय या सवाना प्रकार की जो घास का मैदान है कौन सा है? वो लानोस है। बाकी यहां देखेंगे अफ्रीका के अंदर प्रमुख रूप से इसको सवाना कहा जाता है। ठीक है, सवाना ये सबसे बड़ा हमने कहा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है घास के मैदान के रूप में, सवाना अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए सवाना कैसा जो है घास का मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये अफ्रीका के अंदर पूरा फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पूरा फैला हुआ है सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उसके बाद यहां देखेंगे आप, तो ये ऑस्ट्रेलियन सवाना कहलाता है, ये ऊपरी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के क्षेत्र में, हमने कहा जो लगभग 40 डिग्री के आसपास। तो ये कैसा है? ऑस्ट्रेलियन सवाना। तो ये हमने कहा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है श्रीलंका में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको कहा जाता है पटाना। ठीक है, बहुत पूछा जाता है कि श्रीलंका में जो घास का मैदान उसको क्या कहते हैं? पटाना कहते हैं। और ये पटाना जो घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो ये कैसा घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी यहां देखोगे आप न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है, तो न्यूजीलैंड में एक घास का मैदान, उसको कहा जाता है कैंटरबरी। ठीक है, और कैंटरबरी जो घास का मैदान ये शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा? शीतोष्ण है, शीतोष्ण। ठीक, और इस क्षेत्र में ये जो हमने कहा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे क्षेत्र हैं। यहां पर एक घास का मैदान पाया जाता है, इसको कहते हैं पैडंग या पैडांग कहते हैं इसको। तो ये जो पैडांग घास के मैदान है, मैंने कहा इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई, ये जो पूरा क्षेत्र है हमने कहा यहाँ पर घास के मैदान को पैडांग कहते हैं। और ये सारे पैडांग जो घास के मैदान है इन क्षेत्रों में, उसको जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए आपसे कि जो घास के मैदान है कौन शीतोष्ण घास के मैदान है, या मैंने कहा कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, किन क्षेत्रों में और किस देश में वो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये सारी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, स्टेपीज, प्रेरीज, पुस्टाज, कैंटरबरी, पटाना, सवाना, इसके बाद आपका हो गया पंपास,
कंपास, बेल्ट्स, डाउन्स, ठीक है, पैडांग, तो आपसे जब ये देश पूछा जाए कि ये सारे घास के मैदान किन क्षेत्रों में स्थित हैं, किन देश में स्थित है या किन क्षेत्रों में स्थित हैं, तो आप बताओगे स्टेपी जो है आपका, ये जो है यूरेशिया, या कहें तो प्रमुख रूप से रूस के अंदर इसका विस्तार है स्टेपीज का। उसके बाद प्रेरीज है आपका, और प्रेरीज का जो विस्तार है ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका, ठीक। उसके बाद पुष्टाज है, और पुष्टाज का जो विस्तार हमने कहा आपका यूरोप के अंदर, और ये हंगरी के अंदर, यूरोप में मैंने कहा हंगरी के अंदर, हंगरी, ठीक है। उसके बाद कैंटरबरी है, और कैंटरबरी का जो विस्तार है ये न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड। और आपका है पटाना, और पटाना है श्रीलंका में। और सवाना घास के मैदान, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये आपका पूरी तरह से देखेंगे उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में, महाद्वीप कर दें इसको, महाद्वीप, ठीक। बाकी पंपास जो है आपका, पंपास आपका कहां पे है, तो ये है आपका अर्जेंटीना के अंदर, और कंपास जो है आपका ब्राजील के अंदर, ठीक है। बेल्ट्स है, और ये जो बेल्ट्स है आपका अफ्रीका में, और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और पैडांग आपका मैंने बताया जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, और लानोस जो है, यहां पर लानोस कर लीजिए, इस एक और लानोस। और ये जो घास का मैदान है आपका, ये कहां पे है, ये है वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला, ठीक है। आपसे जब भी घास के मैदान के बारे में पूछा जाएगा तो इतने घास के मैदान आपसे पूछे जाते हैं। इसमें से मैंने कहा कुछ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और कुछ जो हमने कहा आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा घास के बारे में या घास के मैदान के बारे में। तो मैंने सारी बातें इसके बारे में बताया है। मैंने ये बताया है कि घास के मैदान क्यों होते हैं, तो घास के मैदान इसलिए होते हैं क्योंकि मैंने कहा ऐसी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती जिससे बड़े बड़े पौधे उग सकें। तो मैंने कहा आपका 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक उत्तरी क्षेत्र में, और 10 डिग्री से लेकर हमने कहा 25 डिग्री तक जो है दक्षिणी क्षेत्र में, ये आपके जो है आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। बाकी मैंने कहा 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक उत्तरी क्षेत्र में, और 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक मैंने कहा दक्षिणी क्षेत्र में आपके कौन से घास पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये सारे घास के मैदान हैं, और किन देशों में कौन सा घास का मैदान है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। स्टेपीज यूरेशिया के अंदर रूस में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के अंदर, उसके बाद पुष्टाज हंगरी के अंदर यूरोप में,
और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड के अंदर, और उसके बाद पटाना श्रीलंका के अंदर, सवाना उत्तरी अफ्रीका के अंदर, और उसके बाद पंपास अर्जेंटीना के अंदर, कंपास ब्राजील के अंदर, और बेल्ट जो है हमने कहा अफ्रीका के अंदर, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पैडांग जो है दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे मैंने कहा इंडोनेशिया है, मलेशिया, उन क्षेत्रों में। बाकी लानोस जो है ये वेनेजुएला के अंदर। ये सारे घास के मैदान आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। बाकी अगर हमारे यहाँ पूछा जाए घास के मैदान के बारे में, तो हमारे यहाँ घास का मैदान जैसे आप देखोगे बुग्याल है, पयाल है, ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और हमने कहा दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो उसको 16 घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमने कहा घास के मैदान थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो जिन जिन क्षेत्रों में जो जो घासें उगती हैं और किस तरह की घासें हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने हम बताया, ठीक है। तो टर्म आप द डे में हमने कहा आज का था हमारा घास का मैदान। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।